आज आर्थिक नियोजन टॉपिक का छठा क्लास है। हम लोग 5 क्लास इसके पहले अटेंड किए थे आर्थिक नियोजन टॉपिक का। आज छठा क्लास है और आज देखिए हम लोगों को आर्थिक नियोजन में आना है एक तीसरा योजना अवकाश पर। हम लोग बहुत डिटेल चर्चा करेंगे और 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 8वीं 7वीं पंचवर्षीय योजना हम लोग देख चुके थे, ठीक है। चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करने के पहले हम कुछ क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा नहीं, आप लोगों से रिवीजन के तौर पर हम पूछना चाहेंगे। आप लोगों को बताना है भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब हुआ था? 1974 में। 1974 में, बिल्कुल सही जवाब है। आप लोगों को बताना है कि भारत में अनवरत योजना कौन लागू किए थे? 1.5 लक्कड़ वाला लागू किया, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ? 1950। 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर 1952 सही जवाब, ठीक है। अच्छा बताइए, एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई? 1982। 1982। नाबार्ड की भी स्थापना 1982। क्लियर? नाबार्ड की स्थापना भी 1982 और ये सभी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। कौन सी पंचवर्षीय योजना 2 बार शुरू किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना 1 साल पहले बंद कर दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना। अब चलिए, हम लोगों को बहुत अच्छे से जाना हुआ है, हम लोग जानते हैं कि 3 बार योजना अवकाश हुआ है भारत में, ठीक। जो तीसरा योजना अवकाश बताइए कब से कब? 1990 से 1990 से 1992। ये तीसरा योजना अवकाश की अवधि है। क्लियर? देखिए सर, ये 2 साल जो है ना, 1990 से 1992 का जो 2 साल है, इस सही अर्थों में भारत में बहुत सारे आर्थिक परिवर्तन इन्हीं 2 वर्षों में हुआ। ये 2 साल जो है 1990 से 1992 का जो साल है, बहुत सारी आर्थिक यादों को समेटे हुए हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें 90 से 92 के दौरान हुआ है और अनगिनत ऑब्जेक्टिव प्रश्न 90 से 92 के बीच में छिपा हुआ है, ठीक है। हम लोग पहला ऑब्जेक्टिव जो बन सकता है कि तीसरा योजना अवकाश किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में हुआ? बताइए। 7वीं और 8वीं। बिल्कुल सही जवाब है कि तीसरा योजना अवकाश 7वीं पंचवर्षीय योजना और 8वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में हुआ। क्लियर? बताइए, ये जो तीसरा योजना अवकाश का जो नौबत आया, उसका कारण क्या था? तो कारण राजनीतिक अस्थिरता था, ठीक है। जल्दी जल्दी सरकारें बदल जा रही थी और दूसरा कारण जो था, भुगतान संतुलन भारत का बहुत असंतुलित हो गया था या भुगतान संतुलन संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि 1991 ईस्वी में बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रतिकूलता को ठीक करने के लिए अवमूल्यन का सहारा लेना पड़ा था। और हम लोग ये भी चर्चा किए थे कि जो अवमूल्यन हुआ था वो जल्दी जल्दी 1991 में 3 बार लगातार करना पड़ा। 1 जुलाई 1991, 3 जुलाई 1991 और 15 जुलाई 1991। अब सोचिए कि भुगतान संतुलन का जो संकट था, उसे दूर करने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ा। 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ा। और हम लोग ये बात भी जानते हैं कि मुद्रा के बाह्य मूल्य में, मुद्रा के विदेशी मूल्य में 20% की कमी करनी पड़ी थी। क्लियर? ये 2 कारणों से, भुगतान संतुलन संकट और राजनीतिक अस्थिरता के कारण तीसरा योजना अवकाश देखना पड़ा। यह तीसरा योजना अवकाश हुआ। क्लियर? लेकिन ये 2 साल में क्या क्या आर्थिक घटनाएं घटी? तो पहला बात हम लोग जानते हैं, जैसे 1991 का साल आता है, 1991 के साल से पहला बात तो हम लोग जानते हैं कि नवीन आर्थिक सुधार, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जुलाई 1991 में ही अपनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और आधुनिकीकरण की बातें हुई थी 1991 में। क्लियर? देखिए 1991 ईस्वी का साल इसलिए भी महत्वपूर्ण है
क्योंकि 1991 ईस्वी में नेहरू महालनोबिस मॉडल की विदाई हो गई थी। 1991 ईस्वी में नेहरू महालनोबिस का मॉडल की विदाई पूरी तरह से हो गया और उसके जगह में एक मॉडल आया जिसको हम लोग कहते हैं कौन सा मॉडल, तो उसको हम लोग राव मनमोहन मॉडल कहते हैं। ठीक है, राव कौन थे उस टाइम के प्रधानमंत्री? कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और तत्कालीन वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। तो हम लोग ये चर्चा किए कि 1991 ईस्वी का साल जो तीसरा योजना अवकाश के दौरान पड़ता है, इस तीसरा योजना अवकाश के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में नवीन आर्थिक सुधार हुए, महालनोबिस नेहरू मॉडल की विदाई हो गई। भारत में जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं बनती रही सर, उन सभी पंचवर्षीय योजनाओं में कहीं न कहीं महालनोबिस का प्रभाव रहा। महालनोबिस महोदय और नेहरू का जो कॉन्सेप्ट था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं उनको बहुत अधिक महत्व देना है। जो सरकारी क्षेत्र के जो उद्योग हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं, उनको बहुत महत्व दिया गया था। सारे आधारभूत उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए गए थे, निजी क्षेत्र को बहुत कम महत्व दिया गया था। ये मॉडल था महालनोबिस और नेहरू का मॉडल। क्लियर? और महालनोबिस नेहरू के मॉडल का असर 1990 तक बरकरार रहा, लेकिन 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई तो वहां भारतीय अर्थव्यवस्था किस मॉडल से प्रभावित हुई? राव मनमोहन मॉडल। क्लियर? तो 1991 में हम लोग देख लिए नेहरू महालनोबिस मॉडल की विदाई का साल था और किसके स्वागत का साल था? राव मनमोहन के स्वागत का साल था। देखिए, इस देश में कुछ प्रधानमंत्री ऐसे हुए कि अगर वो लंबे समय तक रह गए होते सर, तो शायद भारत का जो परिदृश्य है वो दूसरे तरह का होता। कुछ प्रतिभाशाली लोगों को इस देश में लंबे समय तक शासन करने का अवसर नहीं मिला। हम दो प्रतिभाशाली प्रधानमंत्रियों की बात करेंगे, एक शास्त्री जी, ठीक है, जिनको लंबे समय तक शासन करने का अवसर नहीं मिल पाया, समय उनकी भी मौत हो गई। और दूसरे प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रशेखर जो थे वो भारत के कुछ महीने तक प्रधानमंत्री रहे, स्वाभिमानी व्यक्ति थे। 1990 के बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, 8 महीना मात्र रहे थे। कांग्रेस के सहयोग से प्रधानमंत्री बने थे, कांग्रेस का समर्थन था चंद्रशेखर को, लेकिन कांग्रेस प्रतिभाशाली लोगों को पचा नहीं पाती है। उसका इतिहास है सर कि प्रतिभाशाली व्यक्ति को, काबिल आदमी को कभी नहीं पचा पाया। वो देखा कि चंद्रशेखर अगर टिक गया तो राजनीतिक समीकरण बदल लेगा और उससे समर्थन वापस ले ली कांग्रेस। चंद्रशेखर का एक स्टेटमेंट है, जब प्रधानमंत्री थे तो भारतीय संसद को संबोधित करते हुए एक स्टेटमेंट दिए थे कि जब इस देश के गरीब का दिल टूटता है तो देश टूटने का खतरा बना रहता है। अगर देश के गरीब आदमी का दिल टूटेगा तो देश टूट जाएगा। ये स्टेटमेंट था चंद्रशेखर का, ठीक है। वो कायम था, अल्पकाल के लिए चंद्रशेखर बने थे प्रधानमंत्री, 8 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। और चंद्रशेखर जो हैं ये महसूस किए थे कि योजना आयोग का पुनर्गठन होना चाहिए, ठीक है। प्रधानमंत्री थे जब चंद्रशेखर, तो ये महसूस किए कि योजना आयोग का पुनर्गठन हो। जैसे आप देखे होंगे हाल के वर्षों में कि योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग आ गया, तो ये पहली बार महसूस किया था कि योजना आयोग का पुनर्गठन हो। और उस समय मोहन धारिया को, किसको? मोहन धारिया को ये योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाए। मोहन धारिया उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के, और योजना आयोग का पुनर्गठन करना था इनको, लेकिन कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले ली और योजना आयोग का पुनर्गठन नहीं हो पाया, ठीक है। तो हम लोग देखें
कि योजना आयोग का पुनर्गठन करने के लिए मोहन धारिया को उपाध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, लेकिन कांग्रेस समर्थन वापस की, चंद्रशेखर की सरकार चली गई। अब यहाँ समझना यह है कि 1990 और 92 के बीच में क्या क्या हुआ। तो पहला बात हम लोग क्या देखे बताइए, नवीन आर्थिक सुधार किए गए, ठीक है। नवीन आर्थिक सुधार में हम लोग ये देखे थे लाइसेंसिंग व्यवस्था को बहुत लिबरल किया गया, सार्वजनिक क्षेत्र से ज्यादा महत्व निजी क्षेत्र को दिया गया, निजी उद्यमियों को भी पूरा आगे बढ़ने का पर्याप्त मौका मिला, पर्याप्त अवसर मिला, ठीक है। विदेशी पूंजी, विदेशी निवेश को खूब आज़ादी मिली, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं 1991 में। फिर हम लोग देखे मोहन धारिया उपाध्यक्ष थे, योजना आयोग का पुनर्गठन करने के लिए योजना आयोग का इनको उपाध्यक्ष बनाया गया था, किनको, मोहन धारिया को। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, चंद्रशेखर, अल्प समय के लिए प्रधानमंत्री रहे भारत के। उसके बाद जो है सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। सिडबी की स्थापना कब हुई, 1990 में सिडबी की स्थापना, क्लियर। तो आपको बताना है कि सिडबी का फुल फॉर्म क्या है। उद्योगों के विकास के लिए सिडबी की स्थापना 1990 में हुआ। सिडबी की स्थापना कब हुआ, सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर से बोलिए, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की स्थापना कब हुई, 1990। क्लियर। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव रह सकता है सर कि सिडबी की स्थापना कब हुआ, 1990 से। अब देखिए 1991 ईस्वी में हम लोग देखे नवीन आर्थिक सुधार। 1991 से ही हम लोग देखे मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार, 3 बार। मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ। अब देखिए बैंकिंग व्यवस्था में आमूल-चूल सुधार की जरूरत महसूस किया गया। हम लोग देखिए पिछले क्लास में ये चर्चा किए थे कि इंदिरा गांधी के समय में बैंकों का नेशनलाइजेशन, बैंकों के नेशनलाइजेशन का श्रेय श्रीमती इंदिरा गांधी को जाता है। हम लोग ये भी देखे थे कि 14 बैंकों का पहले नेशनलाइजेशन हुआ, फिर नेशनलाइजेशन हुआ 6 बैंकों का 1980 में। छठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस समय। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, ये बात हम लोग जानते हैं। लेकिन एक बात जानिए कि जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ तो बैंकों के नेशनलाइजेशन होने के बाद एक समस्या भी उत्पन्न हुई। हम लोग जानते हैं कि जैसे ही राष्ट्रीयकरण हो जाता है, सरकारीकरण हो जाता है, उस क्षेत्र में अकर्मण्यता, काम चोरी की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। नहीं, हड़ताल, तालेबंदी की समस्या बढ़ जाता है, कर्मचारी मनमाना करने लग जाते हैं, नहीं, ग्राहकों का महत्व ये कम देने लग जाते हैं। तो 1991 ईस्वी आते आते ये महसूस किया कि जो देश का जो बैंकिंग व्यवस्था है, वो बैंकिंग व्यवस्था में भी बहुत सारी खामियां आ गई, ठीक है। तो बैंकिंग व्यवस्था में सुधार करने के लिए 1991 ईस्वी में नरसिम्हम समिति बनी, ठीक है। नरसिम्हम समिति का गठन कब हुआ, 1991 में। बैंकिंग व्यवस्था में सुधार करने के लिए नरसिम्हम समिति, कौन सी समिति, नरसिम्हम समिति, नरसिम्हम समिति का गठन हुआ कब, 1991 में। लेकिन एक बात हम आप लोगों से जानना चाहेंगे, ये नरसिम्हम के बारे में हम लोग कई बार पहले भी सुने थे। कहाँ सुने थे बताइए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई, किसके सिफारिश पर, अच्छा, नाबार्ड की स्थापना किसके सिफारिश पर, शिवरमन समिति, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नरसिम्हम, ठीक है। फिर हम लोग देखे बैंकिंग सुधार के लिए एक समिति बनी थी, कब बनी थी, 1991 में। और किसके अध्यक्षता में, नरसिम्हम कौन थे, तो नरसिम्हम आरबीआई के पूर्व गवर्नर, ठीक है। आरबीआई के ये गवर्नर रहे थे, कौन, नरसिम्हम। इनकी सदस्यता में, इनकी अध्यक्षता में 9 सदस्यीय टीम बना, ठीक है। 9 सदस्यीय टीम बना बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने के लिए। उसमें वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह।
1991 की बात कर रहे हैं, राव मनमोहन मॉडल की हम लोग बात कर लिए, ठीक है। तो 1991 ईस्वी में नरसिम्हम की अध्यक्षता में एक समिति बनी और नरसिम्हम समिति जो है वो बहुत सारा सुझाव दिया, जिस सुझाव से ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जब हम लोग बात कर ही लिए हैं कि 1991 में नरसिम्हम समिति बनी, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने के लिए समिति बनी, 9 सदस्यीय समिति बनी थी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके मुख्य सिफारिश या सुझावों पर भी हम लोग चर्चा करें। क्या क्या सुझाव था इसका सर? तो पहला सुझाव इसका ये था कि जो देश में बैंकिंग व्यवस्था है उस बैंकिंग व्यवस्था को राजनीतिक हस्तक्षेपों से मुक्त किया जाए। क्लियर? पहला बात तो ये कहा गया, पहला सुझाव दिया कि वित्तीय क्षेत्र में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, विशेष करके कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये सुझाव दिया। ये कहा कि बैंकों को आज अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाना होगा, अपनी प्रतियोगी क्षमता बढ़ाना होगा। क्योंकि देखिए 1991 में जब हम लोग ग्लोबलाइजेशन की नीति को अपना लिए थे तो बाहरी बैंक भी, विदेशी बैंक भी भारत में आते, यहाँ के बैंक बाहर और यहाँ के बैंक बाहर जाते। जब विदेशी बैंक भारत आते और भारतीय बैंक उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं होते तो क्या होता? बंद हो जाते। नहीं, जैसे देखिए 1991 के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था संरक्षण की बात करती थी। 1991 ईस्वी के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था संरक्षण की पॉलिसी पर चल रही थी कि अपना उद्योग है, अपने देश का उद्योग है तो इसको संरक्षण दो, विदेशी उद्योग है तो उस पर भारी मात्रा में टैरिफ लगाओ, प्रशुल्क लगाओ। इस पॉलिसी पर हम लोग काम कर रहे थे। अब इससे क्या हुआ, किसी बच्चे को सर संरक्षण एक निश्चित समय तक ही देने की जरूरत है। आपका बच्चा जो है अगर अभी स्कूल जाने वाला है तो उसको आप उंगली पकड़ के स्कूल पहुंचाते हैं, लेकिन जब आपका बच्चा हाई स्कूल में चला जाएगा उसके बाद में अगर आप उंगली पकड़ के उसको स्कूल पहुंचाइएगा, जब आपका बच्चा प्रोफेशनल कोर्स कर रहा होगा और वहाँ भी अगर आप उंगली पकड़ के उसको चलाइएगा तो उस स्थिति में वो अकर्मण्य हो जाएगा, कामचोर हो जाएगा, चीजों को नहीं सीख पाएगा। तो 1991 ईस्वी आते आते ये महसूस किया गया कि अब संरक्षण की नीति से हम लोगों को बाहर निकलना होगा, हम लोगों को भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लायक बनना होगा। तो 1991 में जो नरसिम्हम समिति आई, ये पहला तो बात ये कहा कि बैंकों में राजनीतिक हस्तक्षेप न हो, वित्तीय क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप न हो। दूसरा बात ये कहा कि बैंकों में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद जो है पूरे देश के लिए सर ये 4 स्तरीय बैंकिंग व्यवस्था की बात है। बैंकों में देश में जो बैंकिंग व्यवस्था हो वो 4 स्तरीय बैंकिंग व्यवस्था हो, ये बात किया था नरसिम्हम समिति। क्लियर? एक बहुत महत्वपूर्ण बात SLR, मतलब जानते हैं आप लोग संवैधानिक तरलता अनुपात या वैधानिक तरलता अनुपात। SLR के बारे में एक सुझाव दिया नरसिम्हम समिति कि SLR को घटा करके मिनिमम 25% किया जाए। नरसिम्हम समिति ने सुझाव दिया था कि SLR को घटाइए और मिनिमम कितना परसेंट कर दीजिए? 25%। SLR क्या होता है उज्ज्वल? सर जो अपने पास व्यावसायिक बैंकों को अपने जमा धन का एक निश्चित भाग अपने पास रखना पड़ता है, ये SLR है, ठीक है। अपने पास जो रखेगा SLR, बैंकों को अपने जमा धन का एक निश्चित भाग केंद्रीय बैंक के पास रखेगा, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। क्लियर? तो SLR के बारे में क्या सुझाव दिया कि SLR के बारे में कहा कि इसको घटाइए। क्लियर? जब सुझाव दे रहा था 1991-92 में जो सुझाव दे रहा था उस समय SLR 38.5% था। ठीक, कब 1991-92 में SLR कितना परसेंट था? 38.5%। 38.5% SLR। ठीक है। क्या सुझाव दिया कि बैंकों को जब हमको प्रतिस्पर्धी बनाना है, कंपटीशन करने के लायक बनाना है तो SLR को घटाना होगा और SLR की एक मिनिमम सीमा ये तय किए कि कम से कम 25% कर दिया जाए।
आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि SLR की यह मिनिमम सीमा क्या आज है या नहीं है? नहीं। आज SLR का जो मिनिमम न्यूनतम जो सीमा जो था 25%, उसे अधिनियम बना करके हटा दिया गया। ठीक है, SLR 25% ही रहेगा, कोई जरूरी नहीं। अभी देखिए SLR 19 पॉइंट कुछ है। ठीक है, मिनिमम सीमा नरसिम्हम समिति बोला कि कम से कम 25% कीजिए, 38.5% इन दिनों था, इसको घटा करके 25% करने की बात की गई थी। लेकिन आज SLR की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। क्लियर? बोलिए सर, इतना ही दूर में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बना कि नहीं? नरसिम्हम समिति कितना स्तरीय बैंकिंग व्यवस्था की बात किया? 4 स्तरीय की बात किया। SLR घटाने की बात किया कि बढ़ाने की बात किया? न्यूनतम सीमा कितना किया? 25% करने की बात किया। और एक महत्वपूर्ण बात जानिए कि बैंकों पर उन दिनों वित्त मंत्रालय का बैंकिंग विभाग का नियंत्रण होता था। पहले बैंकों पर वित्त मंत्रालय का बैंकिंग विभाग एक होता था। वित्त मंत्रालय के अंदर ही एक विभाग होता था बैंकिंग विभाग, और बैंकिंग विभाग व्यावसायिक बैंकों की मॉनिटरिंग करता था। ठीक है, नरसिम्हम RBI के पूर्व गवर्नर थे। ये सुझाव दिए कि बैंकों पर वित्त मंत्रालय का जो नियंत्रण है उसको पूर्णतः समाप्त कीजिए और उस पर नियंत्रण RBI का हो, 100% नियंत्रण RBI का हो। ये नरसिम्हम ने सुझाव दिया। क्लियर? विदा दी, यहाँ तक समझ में आता है? एक बार जो हम लोग देखे हैं, हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे, बता देते हैं, और कुछ प्रश्न जो अभी हम लोग पढ़े हैं उसी से पूछते हैं। बताइए, पहला प्रश्न है, सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1990। बिल्कुल सही जवाब। सिडबी की स्थापना 1990 में। आपको बताना है कि मुद्रा का अवमूल्यन 1991 में हुआ था। कितनी बार? 3 बार। वो तारीख भी आपको याद है? 1 जुलाई, 3 जुलाई। अच्छा, जब हम लोग 1991 की बात कर रहे हैं सर, तो हम लोग न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को कैसे भूल सकते हैं? क्या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भी नहीं भूलना चाहिए? 1991 ईस्वी में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी इस देश में बनी थी, जिसमें निजी क्षेत्र के महत्व को ज्यादा, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के तुलना में निजी क्षेत्र पर ज्यादा विश्वास किया गया था। या आप कह सकते हैं सर कि 1991 के बारे में बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने ये कहा कि भारत कहने के लिए अब मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये पूंजीवाद की ओर आगे बढ़ गया है। ठीक है, 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब लोगों ने देखा तो लोग ये कहे कि भारत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ गया है, भारत निजीकरण की ओर आगे बढ़ गया है। वही कांग्रेस जो निजीकरण लेकर के आई, जब विपक्ष में रहती है तो निजीकरण का विरोध करती है। नहीं, 1991 में आज मोदी जी को घेरने का लोग बहुत कोशिश कर रहा है कि रेलवे का निजीकरण कर दिया, उसको निजीकरण कर दिया, लेकिन निजीकरण का श्री गणेश इस देश में कांग्रेस ने किया था। हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं कि एक अच्छा राजनीतिक विश्लेषक अर्थशास्त्री ही हो सकता है। तो हम लोग ये चर्चा कर लिए कि 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन, 1991 में नरसिम्हम समिति बैंकिंग व्यवस्था में सुधार करने की 4 स्तरीय, क्लियर, 4 स्तरीय बैंकिंग व्यवस्था की बात किया। फिर हम लोग चर्चा किए वित्त मंत्रालय का जो बैंकिंग विभाग है उसका बैंकों पर हस्तक्षेप रहता था, कहा कि उसको हटा करके उस पर नियंत्रण RBI का होना चाहिए। फिर हम लोग चर्चा किए कि SLR जो उन समय 38.5% था उसको घटा करके बोला कि कम से कम 5 वर्षों के अंदर अंदर इसको 25% तक कर दीजिए। SLR की एक न्यूनतम सीमा की बात किया कि 25% होना चाहिए। फिर हम लोग चर्चा किए कि आज SLR की कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है। क्लियर? अब देखिए सर, हम लोग जब चर्चा कर लिए हैं बैंकिंग सुधार की, तो थोड़ा सा हम लोगों को बैंकिंग सुधार में गोइपोरिया समिति की भी बात कर लेना चाहिए। ठीक है, गोइपोरिया समिति के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करना चाहिए कि बैंकिंग सुधार के लिए ही 1990 में, अब देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं वो तीसरा योजना अवकाश की बात कर रहे हैं कि नहीं?
जी सर। जो भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं ये तीसरा योजना अवकाश की बात कर रहे हैं, 1990 से 1992 के भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1990 ईस्वी में वैपोरिया समिति बनी। कौन सी समिति? वैपोरिया कौन थे? तो ये एसबीआई के अध्यक्ष थे, एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष थे। कौन थे? ये एसबीआई के अध्यक्ष रहे थे, एसबीआई के अध्यक्ष थे कौन? ठीक है, इनके अध्यक्षता में, वैपोरिया की अध्यक्षता में 1990 ईस्वी में बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने के लिए एक समिति बनी। देखिए हम लोग चर्चा किए थे इसके पहले कि 1969 में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान में हुआ, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1980 में 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। कैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ है उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो जब नेशनलाइजेशन हुआ तो हम लोग एक बात जानते हैं कि नेशनलाइजेशन के बाद जो ग्राहक सेवा है, ग्राहकों को बैंकों से जो मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उसमें कटौती हुई। या अभी देखिए ना, लोग कहता है कि एसबीआई में कर्मचारियों को सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेनिंग मत दो, उनको तमीज की भी ट्रेनिंग दो। आज सभी सरकारी बैंकों के लिए ये बात लागू है कि नहीं? बिल्कुल सर। आप कभी चले जाइए एचडीएफसी में, वो अपनी कुर्सी आपको दे देगा, नहीं उसका स्टाफ आपको अपनी कुर्सी देकर उठ जाएगा बेचारा। लेकिन अगर आप चले जाइए एसबीआई में, आप बैंक ऑफ इंडिया में या किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में चले जाइए तो ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा अधिकारी समझते हैं, ग्राहक सेवा प्रभावित हुई नहीं। वैपोरिया की अध्यक्षता में एक समिति बनी, ग्राहक सेवा में कैसे सुधार करें बैंक। क्योंकि हम लोग जानते हैं ये बात कि कोई भी बैंक अगर बहुत राइज करना चाहता है, अगर व्यवसायिक उपलब्धि लाना चाहता है तो उसको ग्राहक सेवा में सुधार करना ही पड़ेगा। ठीक, ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए कौन सी समिति? कब बनी थी समिति? 90 में। अब देखिएगा वैपोरिया समिति जो आया वो क्या क्या सुझाव दिया, थोड़ा सा सुझावों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहला तो सुझाव ये दिया था कि नगद भुगतान वाला काम छोड़ करके, नगद भुगतान वाला काम छोड़ करके अन्य कामों के लिए बैंकिंग सेवा के घंटों में वृद्धि किया जाना चाहिए। वैपोरिया समिति बोल रहा है। और देखिए सर, हम जितनी भी तरह की बातें आज शेयर कर रहे हैं ये सारी चीजें 12वीं के एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, मतलब 12वीं लेवल से ऊपर की बात हम आपसे कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, मतलब 12वीं लेवल में अगर टीचर ढंग से पढ़ाएं तो ये तमाम बातें 12वीं के और 11वीं के बच्चों को पढ़ना है। ठीक है, हम लोगों को भले लग रहा है कि मेरे लिए नया है, लेकिन ये सारी चीजें 11वीं और 12वीं लेवल की है। ठीक है, तो हम लोग ये चर्चा किए, वैपोरिया समिति बनी 1990 ईस्वी में, ग्राहक सेवा सुधारने के लिए बनी। पहला सुझाव क्या दिया कि नगद भुगतान का काम छोड़ करके अन्य काम करने के लिए बैंकिंग सेवा का जो घंटा है वो बढ़ना चाहिए। ठीक, जैसे आप देखते होंगे कि बैंकों में ड्राफ्ट बनाने का काम, पैसा ट्रांसफर करने का काम बैंकिंग आवर के बाद भी होता है। ये सुझाव कौन दिया था? वैपोरिया। आज बैंकों में कोई आदमी जाना क्यों नहीं चाहता है? आज कोई टैलेंटेड आदमी बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना नहीं चाहता है, वो टीचर बनना चाहता है। कारण ये है कि आज टीचिंग के सेक्टर में काम करने वालों को बहुत छुट्टियां मिलती है, अपने घर परिवार को देने के लिए उसके पास सफिशिएंट टाइम है। लेकिन वैपोरिया समिति ही था जो वहाँ के कर्मचारियों के लिए खराब साबित हुआ, सुझाव दिया कि वहाँ लिमिटेड छुट्टियां होनी चाहिए, मर्यादित छुट्टी हो। ठीक है, आप देखते होंगे कि विश्वकर्मा पूजा के दिन जो है तो स्कूलें बंद होती है, अन्य विभाग में बंदी होता है, लेकिन बैंक खुला रहता है। तो मर्यादित छुट्टी की बात किया, बैंकिंग सेवा अवधि बढ़ाने की बात किया। ठीक है, उसके बाद जो है आपको पता होगा कि खूब हम लोगों को भी याद है कि आज से 8-10 साल पहले जाइए, बैंकों का कंप्यूटरीकरण नहीं हुआ था। नहीं। सारे काम हाथ से होते थे। नहीं, अब सोचिए हमारे बैंक किस युग में चल रहे थे
नहीं, गोलपोरिया समिति कहा कि अगर ग्राहक सेवा को सुधारना है तो बैंकों का 100% कंप्यूटरीकरण करना होगा। तो बैंकों के कंप्यूटरीकरण का भी सुझाव कौन दिया था? गोलपोरिया समिति। ठीक है। उसके बाद एक सुझाव और था कि हम लोग जो बैंकों में पैसा जमा कर रहे हैं, इसलिए नहीं जमा करना चाहते हैं बैंकों में पैसा क्योंकि हम लोगों को टैक्स बेनिफिट वहाँ नहीं मिलता है। जैसे आप पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते थे तो पोस्ट ऑफिस में आप किसान विकास पत्र खरीदिए या NSC खरीदिए, ठीक, कोई भी जमा योजना में आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए तो आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाता था। लेकिन बैंक में आप पैसा जमा करते थे तो रिबेट नहीं मिलता था। तो स्वाभाविक बात है कि लोग पोस्ट ऑफिस की ओर भाग रहे थे, इंश्योरेंस की ओर लोग भाग रहे थे, बैंकों की ओर नहीं जा रहे थे। तो कहा कि लोग बैंक में भी जो पैसा जमा करें वहाँ भी उनको टैक्स बेनिफिट मिले। ये सिफारिश कौन किया था? तो गोलपोरिया ने किया। ठीक है, यहाँ तक पूरी बात समझ में आया। सिडबी की स्थापना 90 में कंफर्म। सिडबी की स्थापना गोलपोरिया समिति कब बनी? 1990 में। बताइए नरसिम्हम की अध्यक्षता में बैंकिंग सुधार के लिए समिति कब बनी? कितना सदस्य था? 9 सदस्य थे। लेकिन देश में कितना स्तरीय बैंकिंग व्यवस्था की सिफारिश की? 4 स्तरीय बैंकिंग व्यवस्था की सिफारिश की। एसएलआर को कम करने की बात किया। एसएलआर कम कितना करने की बात किया कि कम से कम 25% कीजिए। लेकिन आज एसएलआर की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। क्लियर? फिर हम लोग क्या क्या चर्चा किए? किस समिति में? गोलपोरिया समिति का गठन कब हुआ था? 1990। क्लियर? अच्छा बताइए, आप लोगों को पता होगा कि नरसिम्हम समिति द्वितीय का भी गठन हुआ था। नरसिम्हम समिति द्वितीय का भी गठन हुआ था 1998 में। कब? 1998 में नरसिम्हम समिति द्वितीय। ठीक है, दूसरी बार नरसिम्हम समिति का गठन हुआ। क्यों गठन हुआ भाई? आखिर 1998 में नरसिम्हम समिति द्वितीय जो बना पिताजी, उसका उद्देश्य क्या था? नरसिम्हम समिति 1991 में उस समय के तत्कालिक वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को जो सुझाव दिया था, उस सुझाव के आधार पर इस देश में बहुत सारे बैंकिंग सुधार किए गए, जिसमें हम लोग चर्चा की एसएलआर की न्यूनतम सीमा 25%, ये भी नरसिम्हम समिति का ही देन था। ठीक है, बैंक आरबीआई का हस्तक्षेप हो बैंकों में, बैंकिंग विभाग का, वित्त विभाग की बैंकिंग विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं हो, ये बहुत सारा सुझाव दिया था नरसिम्हम समिति 1991 में। तो उसके आधार पर इस देश में बैंकिंग व्यवस्था में बहुत सारे सुधार किए गए। जो सुधार हुए थे उन सुधारों की समीक्षा करने के लिए 1998 में नरसिम्हम समिति द्वितीय का गठन हुआ। क्लियर? तो देखिए, अभी हम लोगों ने सिर्फ 1990 से 1992 के बीच में जो जो चीजें हुई उस पर चर्चा की। ठीक है, सिडबी की स्थापना हुई 1990 में। गोलपोरिया समिति, गोलपोरिया समिति क्यों बना था? ग्राहक सेवा में बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए नरसिम्हम समिति 1991 में। समीक्षा के लिए नरसिम्हम समिति द्वितीय कब? 1998 में। मुद्रा का अवमूल्यन हुआ। हम लोग ये चर्चा कर लिए कि क्यों तीसरा योजना अवकाश हुआ। तो तीसरा योजना अवकाश के संदर्भ में हम लोग 2 कारण देखे। पहला कारण राजनीतिक अस्थिरता की बात किए और दूसरा हम लोग भुगतान संतुलन संकट की बात। क्लियर? अब जो है हम लोग 8वीं पंचवर्षीय योजना में आते हैं। लेकिन 8वीं पंचवर्षीय योजना में आने के पूर्व आप लोगों से 2-3 क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं। जी सर, पूछे? हाँ, पूछने से उज्जवल गुस्साता नहीं है। ऐसा करें। तो अच्छा बताइए, इस देश में आजादी के बाद गरीबी का मेजरमेंट सिस्टमैटिक रूप से पहली बार कब हुआ? 1971। बिल्कुल सही जवाब, 1971 में। कौन सा फार्मूला आया था? डांडेकर और क्या बताया था इन लोगों ने? गरीबी कैसे मापा था? 2250 कैलोरी की बात हुई थी। लेकिन गांव और शहर के लिए अलग अलग कैलोरी की बात कब हुई थी? 1979
कौन सा फार्मूला? वाई के अलग, वाई के अलग। क्लियर? ये बेस ईयर क्या प्रयोग किया था? 1973-74, 1973 और 1971 में 61 बार क्या 60। देखिए हमें खुद भूलने लगे है ना, तो ये इतना आंकड़ा है पिताजी कि अगर रिवीजन बार बार नहीं किया जाए तो भूलना स्वाभाविक बात है नहीं। और देखिए भूलना भी कुदरत का एक गिफ्ट है, नहीं भूलना भी चाहिए। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं अमृतसर, अगर नहीं भूलिएगा, बहुत सारी पुरानी यादों को अगर नहीं भूलिएगा तो नई यादें शुरू करने में बहुत तकलीफ होगा। नहीं, यूनिवर्सिटी के दिनों की याद अमृतसर नहीं भूलिएगा तो आज का जो है नहीं चल पाएगा दिनचर्या। तो ये हम लोग चर्चा कर लिए। बताइए, गरीबी का मेजरमेंट करने के लिए, गरीबी का मेजरमेंट करने के लिए सीपीआई का प्रयोग हुआ था। कौन किए थे? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग कौन किया? लक्कड़ वाला। जैसे ही लक्कड़ वाला की बात करते हैं तो अनवरत योजना, नहीं अनवरत योजना की बात करते हैं तो गुनार निर्जल की बात करते हैं तो एशियन ड्रामा। क्लियर? एशियन ड्रामा उनकी किताब का नाम था। और जैसे ही हम लोग रोलिंग प्लान की बात करते हैं तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी आता है। नहीं तो खैर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी यादें हैं जिसको हम लोग समेटे हुए हैं। अब चलिए हम लोग 8वीं पंचवर्षीय योजना पर आ जाए। 8वीं योजना, ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना पर हम लोग चर्चा करते हैं। जी सर। कि 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बताइए। 1992 से 97 यही अवधि था। 1 अप्रैल 1992 को शुरू हुआ था, जी सर। 31 मार्च 1997 तक चला। देखिए यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बनता है, पहला ऑब्जेक्टिव सुनिएगा सर, लिखने के चक्कर में मत रहिए, पहले सुनिए। जी सर। ठीक है, जितनी बातें हम बोल रहे हैं सब रिकॉर्ड है, एक एक बात रिकॉर्ड है, एक एक शब्द रिकॉर्ड है, दोबारा भी सुन लीजिएगा। ठीक है, एक बार सुन लीजिए। पहला प्रश्न ये बनता है, नवीन आर्थिक सुधारों के बाद पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 8वीं पंचवर्षीय। नवीन आर्थिक सुधारों के बाद पहली योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। बिल्कुल सही जवाब। क्लियर? एक बात बताइए, हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर यदि हमको विमर्श करना है तो भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ने के लिए 1990 के पूर्व की भारतीय अर्थव्यवस्था और 1991 के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था पर अगर विस्तृत चर्चा करना है तो भारतीय अर्थव्यवस्था को बांट दीजिए 1991 के पूर्व और 1991 के बाद। क्लियर? 1991 के बाद इसलिए क्योंकि 1991 ईस्वी में जो हमारे नीति निर्धारक थे, जो हमारे पॉलिसी बनाने वाले लोग थे, उनके दिमाग में एक बात आई कि संरक्षण का युग बीत गया। ठीक है, उंगली पकड़ के चलाने वाला जो युग था वो समाप्त हो गया, अब वैश्विक प्रतिस्पर्धा का युग आया। ठीक है, 1991 के बाद जो विमर्श हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का करते हैं कि 1991 के बाद संरक्षण के शिशु का जो तर्क था वो समाप्त हो गया। 1991 में हम लोग विशुद्ध प्रतिस्पर्धा की बात किए, कंपटीशन की बात। तो 1991 के बाद या नवीन आर्थिक सुधारों के बाद जो पहली पंचवर्षीय योजना अपनाई गई वह पंचवर्षीय योजना थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। क्लियर? पहला बात हम लोग ये देखें। इसके बाद आपको ये बताना है कि ये किस मॉडल पर था। 8वीं योजना जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर था। बोलिए फिर से, जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना? सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन विकास को दिया गया था। सर्वोच्च प्राथमिकता 8वीं पंचवर्षीय योजना में किसे दिया गया? मानव संसाधन विकास को दिया गया। एक बात ध्यान से समझिएगा, क्योंकि देखिए अगर कॉन्सेप्ट आपके पास ढंग का है ना तो ऑब्जेक्टिव भी रहेगा तो लिख हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी है, और अगर आपके पास कंटेंट तैयार है,
ठीक है, आपके स्मरण में बहुत सारी बातें हैं तो कलम खुद ब खुद चल जाएगा, जी सर, आप लिख भी सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, और अगर ढंग का कॉन्सेप्ट है तो आप एक आदर्श उत्तर तैयार कर लीजिएगा। यहाँ समझना ये है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं पर हमेशा एक आरोप लगता रहा। पंचवर्षीय योजनाओं पर आरोप ये लगता रहा कि मानव संसाधन के नियोजन की बात कभी नहीं की गई। मानव संसाधन का नियोजन कैसे हो, जी, ये होना चाहिए था प्राथमिकता, कि जो हमारे पास विशाल मानव संपदा है, उस मानव संपदा का प्रयोग देश हित में कैसे हो, हर हाथ को कैसे काम मिल सके, इस पर बहुत फोकस पंचवर्षीय योजनाएं नहीं रही। ठीक है, लेकिन 8वीं पंचवर्षीय योजना मानव संसाधनों के विकास की बात है। ठीक है, जब यही बात जब 14 में मोदी जी आए तो स्किल्ड डेवलपमेंट की बात किया, कौशल विकास की बात किया। नहीं, आज देखिए चाइना अपने देश के नागरिकों को कौशल युक्त बनाया, बिल्कुल। नहीं हुनरमंद बनाया। और जब हुनरमंद लोग रहेंगे किसी देश के लोग, तो बेरोजगारी की समस्या का स्वतः समाधान हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना में ये महसूस किया गया कि मानव संसाधनों का संवर्धन कैसे हो, मानव संसाधनों का विकास कैसे हो, तो सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधनों के विकास की। किस पंचवर्षीय योजना में? 30 मॉडल पर था, जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल। क्लियर? हम लोग देखिए नवीन आर्थिक सुधारों के लागू होने के बाद पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी है? 8वीं। मतलब यहाँ से नजरिया बदला कि संरक्षण नहीं चलेगा भैया, अब मानव संसाधनों के संवर्धन की बात होगी। हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा का कैसे सामना कर सकें, ये करना होगा। ठीक है, उसके बाद लक्षित विकास दर बताना है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का लक्षित विकास दर था 5.6 लक्ष्य था, क्लियर? और प्राप्त हुआ था 6.54। बताइए सफल था कि असफल? प्राप्त हुआ था कितना? 6.54। लक्ष्य कितना था? 5.6। और हम लोग क्या देखे कि यहाँ नेहरू महालनोबिस मॉडल की समाप्ति और मनमोहन राव मॉडल का आगमन। क्लियर? हम लोग देखिए चर्चा भी किए थे कि जब भारत में योजना के सैद्धांतिक प्रयासों की बात करते हैं तो सैद्धांतिक प्रयास में सबसे बड़ा योगदान विश्वेश्वरैया का था, जो 1934 में अपनी किताब लिखे थे। किताब का नाम बताइए। सैद्धांतिक रूप से महत्व दिया जाता है विश्वेश्वरैया को, लेकिन भारत में योजनाओं को बनाने में या रियल में जब भारत में पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ तो उसके बाद अगर योजना में किसी व्यक्ति का नाम आता है तो महालनोबिस का नाम आता है। हम लोग महालनोबिस पर पहले भी चर्चा किए थे कि एक जर्नल निकाले थे, जर्नल का नाम था सांख्य। क्या नाम था? सांख्य। आज भी संख्याविदों के लिए यह जर्नल एक मंच का काम करता है, एक स्टेज का काम करता है, जहां लोग अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं। ठीक है, तो महालनोबिस की विदाई हो गई थी, मनमोहन सिंह का आगमन हो गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि 8वीं योजना सफल थी कि असफल? सफल योजना थी। आपको बताना है कि 1995 ईस्वी में भारत WTO का मेंबर भी बना और भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक सदस्य देश है। इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 1995 को और भारत 1 जनवरी 1995 को इसका सदस्य भी बन गया। क्लियर? तो ये सारी बातें हम लोग देखे कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य कितना था? 5.6%। प्राप्त कितना हुआ था? 30 मॉडल पर था, जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर था। बताइए कि 1995 ईस्वी में 1 जनवरी 1995 में WTO का मेंबर बना भारत। तो आप लोगों से हम एक सवाल करना चाहेंगे कि वर्तमान समय में WTO के कितने सदस्य देश हैं? WTO के सदस्य देशों की संख्या बताइए। तो सदस्य देशों की संख्या 162 है।
WTO के सदस्य देश कितने हैं? 160। इसका अंतिम सदस्य कौन बना? 162वां देश कौन बना? 162। देखिए ऐसा है ना कि इस बार +2 में क्या हुआ गीता दी, और ये गलती हमारे लिए भारी पड़ गई। ये हमारा भी सिलेक्शन +2 में एकदम समझिए बाउंड्री लाइन में हम छूटे हैं। और एक क्वेश्चन था कि उस टाइम जब एग्जाम हो रहा था तो क्वेश्चन था कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया। खूब रटे हुए थे हम लोग, याद कर लिए कि नोबेल पुरस्कार किनको मिला था उस टाइम। लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया कि नोबेल पुरस्कार जो अर्थशास्त्र में इस व्यक्ति को मिला, किस चीज में योगदान के लिए मिला? योगदान के लिए। हम लोग नाम तो याद कर लिए, अच्छा। लेकिन किस लिए मिला वो याद नहीं था। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव गलत हो गया और उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। इसलिए आधा अधूरा चीज अगर आप याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो समझिए कि वो खतरनाक ही है। ऑब्जेक्टिव पकड़ पाइएगा कि नहीं पकड़ पाइएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर पंचवर्षीय योजना इतना डिटेल से 5-6 लेक्चर और अभी 4-5 लेक्चर और बचा हुआ है। इसका पर्पस यही है कि किसी टॉपिक को पढ़िए तो उस पर समग्र एक डिस्कशन हो, एकदम कंप्लीट, उसके अगल बगल भी जा करके भी थोड़ा देखिए उसको। तो खैर बताइए, WTO का मेंबर बना भारत 1 जनवरी 1995। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 162 है और कजाकिस्तान इसका अंतिम सदस्य बना। कौन बना? कजाकिस्तान एक देश है जो इसका 162वां सदस्य बना। क्लियर? 2015 में कजाकिस्तान इसका सदस्य बना, अंतिम सदस्य बना। ठीक है, एक जानकारी और आप लोगों को हम देना चाहते हैं, बहुत कंफ्यूजन वाला है। WTO से प्रश्न है कि WTO संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है या नहीं है? WTO संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है। क्लियर? WTO संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है। क्लियर? यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकते थे, इसको भी हम लोगों ने देखा। अब देखिए, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है, बस अब समाप्त करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज का क्लास समाप्त करेंगे। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें 3 कार्यक्रम चले। ठीक है, पहला कार्यक्रम प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब? 1993। 15 अगस्त 1993 को कौन सी योजना? प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू हुआ। रोजगार बीमा योजना शुरू हुआ। रोजगार बीमा योजना 2 अक्टूबर 1993 को, मतलब 1993 को ही 2 योजनाएं। कौन कौन? रोजगार बीमा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, और तीसरा योजना महिला समृद्धि योजना। 3 योजनाएं 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान चले। कौन कौन सी योजना? रोजगार योजना, रोजगार बीमा योजना और महिला समृद्धि योजना। क्लियर? WTO की स्थापना कब हुई? 1995। WTO किसका स्थान लिया? गैट का। गैट का स्थान लिया WTO। क्लियर? WTO के वर्तमान सदस्यों की संख्या इसका अंतिम सदस्य कजाकिस्तान। अच्छा बताइए, सवाल है, नवीन आर्थिक सुधारों के अपनाने के बाद पहली कौन सी पंचवर्षीय? मानव संसाधन विकास और संवर्धन उद्देश्य था किस पंचवर्षीय? क्लियर? आपको बताना है SLR घटाने का सुझाव कौन सी समिति दिया? नरसिम्हम समिति द्वितीय का गठन कब हुआ? 1998 में। आपको बताना है सिडबी की स्थापना कब हुई? 1990 में। मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार 1991 में हुआ, वो तारीख बताना है। 1 जुलाई 1991, 3 जुलाई और 15 जुलाई। क्लियर? आपको बताना है इस देश में गरीबी का मेजरमेंट करने के लिए सबसे लंबे समय तक किस समिति के सुझाव को माना गया? अलग समिति। वाई के अलग समिति। लगभग कितना साल? 20 साल। ठीक है, तो आज हम लोग तीसरा योजना अवकाश देख लिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना देख लिए। अब अगले क्लास में हम लोग फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना और 10वीं पंचवर्षीय योजना पर चर्चा करेंगे। जी, थैंक यू सर।